हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मगध प्रकाशन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे कि मैं आप सभी को बताते आ रही हूँ कि मैं हर दिन एक मॉडल सेट के 150 प्रश्नों का व्याख्या करूँगी। तो आज के इस वीडियो में मॉडल सेट 14 के 150 प्रश्नों का व्याख्या करूँगी। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है, स्वामित्व योजना के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यानी हमारे पास 3 कथन है, इन पे हमें क्या विचार करना है। तो पहला कथन है, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भूमि अभिलेखों का अद्यतनीकरण करना, ग्रामीण परिवारों को अधिकारों का अभिलेखों का प्रदान करना और संपत्ति पत्रकों को जारी करना। स्वामित्व पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक केंद्रीय योजना। और तीसरा, इस योजना को 6 साल 2020 से 2026 की अवधि में पूरे देश में लागू किया जाएगा। अब यहाँ पर जो सही उत्तर को चुनना है तो इसका सही उत्तर होगा केवल एक, यानी इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भूमि, यानी यहाँ पर जो पहला कथन दिया हुआ है वो सिर्फ यही सही है। ठीक है। अगला है, दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं। यानी दिल्ली में कुल कितनी विधान सभी सीटें हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में 70 है। यानी कि दिल्ली में स्थित विधानसभा में सीटों की संख्या 70 है। और बाल कृष्ण समिति को की सिफारिशों के अनुसार संसद में संविधान में 69वें संशोधन द्वारा एक्ट 1991 में मंजूरी प्रदान की गई थी। ठीक है ना। ये जो 70 सीटों की जो है वो बाल कृष्ण समिति सिफारिशों के अनुसार 1951 को 69वें संशोधन द्वारा क्या मंजूरी प्रदान की। और नए प्रावधानों के अंतर्गत संविधान की धारा 239 और 239 AB, ठीक है, दिल्ली के लिए एक विधानसभा का भी प्रावधान करता है। अगला सवाल हमारा है आभासी वृक्ष। आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है टुंड्रा। मतलब कि उत्तरी ध्रुव की जलवायु का मुख्य लक्षण यह है कि वहाँ शीत ऋतु के समय काल लंबा तथा अंधकारमय होता है और अत्यधिक ठंड भी पड़ती है तथा तापमान निम्न रहता है, वर्षा कम होती है और मृदा परतों पर पूरे वर्ष बर्फ से ढकी रहती है। ठीक है ना। भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है। यानी भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है तो इसे मृदीय कारक के रूप में जाना जाता है। यानी इडेफिक मृदा के संबंधित एक तत्व है और मृदा द्वारा इडेफिक विशेषताओं की पहचान की जाती है, जिसे रासायनिक गुण धर्म जैसे pH का मान शामिल है। अगला है, मृदा स्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसका होता है। तो सबसे अधिक फायदा उद्यमी को होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है। ठीक है, स्तूप मतलब निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है। तो नहीं है रांची। यानी मैं आपको बता दूं कि सांची का महान स्तूप मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था और सारनाथ में स्थित दामेक स्तूप सबसे प्राचीन स्तूप माना जाता है। और भरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नागौद नामक स्थान पर स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी थी। यानी यहाँ पर जो 4 पुस्तक है तो ये कौन सी पुस्तक है जो जवाहरलाल नेहरू नहीं लिखे थे। तो वो पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ठीक है, ये पुस्तक जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखा गया। यानी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखित आत्मकथा और इसमें उन्होंने अपने बचपन के लेकर 1921 तक के जीवन के वर्णन किया और इसका प्रकाशन नवजीवन समाचार पत्र द्वारा 1925 से 1929 तक साप्ताहिक किस्तों में भी किया गया था। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है। ठीक है, तो है साम्यवादी राज। ठीक है। अगला है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। तो भारत को राज्यों का संघ में वर्णित किया गया है। यानी मैं आपको बता दूं कि संविधान की धारा 1 के अनुसार इंडिया को जो कि भारत के नाम से जाना जाता है और राज्यों का एक संघ होगा। भारत के स्वामित्व वाले क्षेत्र सभी राज्यों का भू क्षेत्र शामिल होगा और केंद्र शासित प्रदेश और अन्य कोई क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे भारत में शामिल होंगे। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है। तो ये है ब्रिटेन।
यानी शैडो कैबिनेट ब्रिट्स गवर्नमेंट के सिस्टम का एक अंग है और इस कैबिनेट में विपक्षी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ताओं का एक समूह विपक्षी पार्टी के नेता नेतृत्व वैकल्पिक कैबिनेट के गठन करता है और इस कैबिनेट के प्रत्येक सदस्य को शैडो सदस्य के रूप में चिन्हित किया जाता है। अगला है किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं, यानी किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं, तो उसे हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 1 या NH1 उत्तर भारत में स्थित राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली को पंजाब के शहर अटारी के नज़दीक भारत पाकिस्तान सीमा से जोड़ा जाता है और यह शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड एक ही हिस्सा में है जो लाहौर को बंगाल से जोड़ता है तथा इस सड़क का निर्माण करवाने के लिए शेरशाह सूरी का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। अगला सवाल हमारा है निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, यानी निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, तो इसमें से जो है NGT नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल जो है वो सही नहीं है। यानी मैं आपको बता दूं कि NGT के तत्पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ठीक है से है जिसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एक्ट 2010 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उद्देश्य से की गई थी और यह प्राधिकरण कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के नियमों के बंध में है। ठीक है, अगला सवाल है आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किससे दर्शाती है। ठीक है, आपूर्ति के मात्रा में वृद्धि जो है वो किससे दर्शाती है, तो आपूर्ति वक्र की ऊर्ध्व प्रवृत्ति को। ठीक है, ब्राह्मणों पर भी जाजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था, तो वो था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक जो है वो ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान था। अगला संकेत भाषा के संबंध किससे है, यानी संकेत भाषा जो है वो किस का संबंध, तो यह है अंगुली छाप। यानी मैं आपको बता दूं कि इंडेक्ट्रोलोग्राम के तात्पर्य हाथों के चिन्ह से है। ठीक है, और शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द डेक्टोलॉस से हुई। ठीक है, डेक्टोलाइलोस से हुई जिसका अर्थ है कि कुछ लिखा हुआ किसी की पहचान करने का उद्देश्य का अध्ययन डेक्टोलोग्राफी कहलाता है। ठीक है, अगला है केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है, तो वो है वित्त आयोग। अगला है राइडर कप किस खेल के खिलाड़ी को दिया जाता है, तो ये जो है वो गोल्फ। यानी राइडर कप यूरोप के संयुक्त राज्य अमेरिका की पुरुष टीमों के बीच प्रत्येक 2 वर्ष खेला जाने वाला गोल्फ प्रतियोगिता है और इस प्रतियोगिता के प्रबंधन संयुक्त रूप से PGA अमेरिका और PGA यूरोपियन टूर द्वारा किया जाता है और इस प्रतियोगिता का आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार बारी बारी से अमेरिका और यूरोप के किसी स्थान पर किया जाता है। अगला सवाल है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है, तो इनका जन्म स्थान जो है अशोक मौर्य का रुमिन देई सतम। ठीक है, किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है, यानी किसका भाग है, तो है खपत। मतलब मैं आपको बता दूं कि किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी का तैयार करना इसका भाग क्या है, खपत। यानी कृषि उत्पादों की प्रक्रिया निम्नलिखित है। ठीक है, जिसमें थ्रेसिंग मशीनों द्वारा अनाज का उत्पादन, मिलों द्वारा आटे का उत्पादन, जंतुओं द्वारा खालों द्वारा मांस, चमड़ों द्वारा उत्पादन, मछली उत्पादन, फलों को सुखाकर सूखे मेवे और शराब का उत्पादन, डेयरी द्वारा मक्खन या पनीर या घी का उत्पादन, कृषि पादपों द्वारा टोकरियों तथा चटाइयों का उत्पादन इत्यादि, इन सभी वस्तुओं का प्राथमिक वस्तुओं के रूप में स्वयं को उपभोग के लिए रखा जाता है। अगला है यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी, यानी यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी, तो ये है स्पेनिश। ठीक है ना, इन्होंने की थी। अमेरिका की में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण क्या है, यानी वर्तमान अवधि का कारण क्या है, तो ध्रुवीय वन वंडर। ठीक है, वह वंडर
ध्रुवीय बवंडर। खाद्यान्न के उत्पादन में हमेशा रिकॉर्ड बनाने के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार 2012-13 किसे दिया गया? तो ये जो है वो ओडिशा को दिया गया। यानी मैं बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 10 फरवरी 2014 को वर्ष 2012-13 के कृषि कर्मण पुरस्कार जो है प्रदान किए और उड़ीसा को रिकॉर्ड अनाज उत्पादन के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला सवाल है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया? यानी किस वर्ष संशोधन हुआ है? 1991। यानी भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1986 में पारित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा करता है और 1991 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया तथा जिला स्तर पर उपभोक्ता फोरम की स्थापना की गई ताकि राज्य के आयोग अध्यक्ष का अनुपस्थित रहने पर शिकायत संबंधी सुनवाई लगातार चलती रहे और 1993 में उपभोक्ता अधिकारों का प्रभावकारी बनाने तथा जल्द से जल्द कार्रवाई करने के उद्देश्य के लिए अधिनियम को फिर से संशोधित किया गया। अगला सवाल है, कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका फ्लॉपी, ठीक है ना, फ्लॉपी। यानी मैं आपको बता दूं कि सेकेंडरी स्टोरेज को कभी कभी सहायक पूरक स्टोरेज भी कहा जाता है और सेकेंडरी स्टोरेज का तात्पर्य उस स्टोरेज से है जिसके अंतर्गत सभी डाटा को कंप्यूटर में प्राइमरी स्टोरेज या मेमोरी में शामिल नहीं किया जाता है और पर्सनल कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क में स्थित होती है और इसके अलावा सेकेंडरी स्टोरेज में CD या DVD, फ्लैश मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, पेपर टेप, पंचड कार्ड्स, स्टैंडलोन रैम डिस्क और लोमेगा जिप हार्डवेयर में संग्रहित रहती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है? तो उसका संस्थापक है सुभाष चंद्र बोस। यानी भारतीय राष्ट्रीय थल सेना आज़ाद हिंद फौज नामक सशस्त्र सेना का गठन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया था और आरंभ में 1942 में इसकी स्थापना सिंगापुर के पतन के बाद मोहन सिंह के नेतृत्व में की गई थी, ठीक है ना। अगला है, धूम रहित तंबाकू के उत्पादन, विपणन, भंडारण, विज्ञापन और उपभोग पर कहाँ रोक लगी? तो कहाँ रोक लगी? तो लगी असम में। यानी कि फरवरी 2014 में असम देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां एक अधिनियम पारित एक सभी प्रकार के गुटखा, तंबाकू और निकोटीन तथा तंबाकू वाले पान मसालों का प्रयोग करने पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया और 90% मुंह कैंसर, ठीक है, मुंह का कैंसर निकोटीन वाले तंबाकू का प्रयोग से होता है और इस अधिनियम द्वारा इन वस्तुओं के निर्माण, विज्ञापन, व्यापार करने व के वितरण करने तथा बेचने पर रोक लगा दी गई है, ठीक है। अगला है, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रत्योजित प्राधिकार, ठीक है ना। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? यानी भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? तो है बाल गंगाधर तिलक। यानी मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश के औपनिवेशिक अधिकारियों ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक के नाम से संबोधित किया है। उन्होंने अपने प्रसिद्ध कथन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा ऐसे देशवासियों को जागरूक किया कि उन्होंने प्यार सम्मान को लोकमान्य के नाम से पुकारते थे, ठीक है ना। अगला है ऑब्सिडियन, ठीक है ना। ऑब्सिडियन, एंडोसाइट, ग्रेबो और पेरोडाइट क्या है? यानी ऑब्सिडियन, एंडोसाइट, ग्रेबो और पेरोडाइट क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि ये है आग्नेय चट्टान।
तो हमारा अगला सवाल है, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? यानी जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, तो यह किसने कहा था? तो यह जॉन लॉक ने कहा था। यानी मैं आपको बता दूं कि जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक सेकेंड ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट के 6वें अध्याय में यह कहा है कि गलती या भुलाकर भी कानून के शासन को समाप्त नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वतंत्रता को संरक्षण दिया जाना चाहिए। सभी राज्य के लोगों के विकास के लिए कानून राज की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ कोई कानून नहीं वहाँ पर स्वतंत्रता भी नहीं है। स्वतंत्रता तथा आज़ादी को किसी भी प्रकार की हिंसा से मुक्त रखना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। यानी यहाँ पर हमारा सूची पहला और दूसरा, यानी पारंपरिक खेल और राज जहाँ पे खेले जाते हैं। ठीक है, सूची पहला और सूची दूसरा, इसमें हमें सही मिलान करना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 2, यानी कि ये जो है कर्ली पाइटर्ड, यानी ये खेल जो है वो कहाँ केरल में खेली जाती है। त्रिदांजी जो है वो मणिपुर में खेली जाती है। जल्ली टूट जो है वो तमिलनाडु में, और मलखम्ब जो है वो मध्य प्रदेश में खेली जाती है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कौन सी धारा समलैंगिक लप्ट के उभय लैंगिक और पारालैंगिक एलजीबीटी समुदाय से संबंधित है? तो ये जो है वो 377। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से क्या हम भारत के लोग इस वाक्य से शुरू होता है? यानी जो ये वाक्य है कि क्या निम्नलिखित में से क्या हम भारत के लोग इस वाक्य से शुरू होता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये भारत का संविधान, यानी कि हम भारत के लोग वाक्य से भारत का संविधान शुरू होता है। भारतीय संविधान का प्रस्तावना है, इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, सरकारिया आयोग संबंधित है, यानी सरकारिया आयोग जो है वो किस चीज़ से संबंधित है? तो वो जो है वो केंद्र राज्य से संबंध से है। बिहार राज्य में फिल्म की दुनिया की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी बिहार राज्य में फिल्म की दुनिया की शुरुआत करने का श्रेय जो है वो किसे दिया जाता है? तो महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह को। यानी कि महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह जो है वो बिहार में फिल्म की दुनिया की शुरुआत करने का श्रेय इन्हें में मिला, और इन्होंने 1931 में हिंदी में पुनर्मिलन नामक फिल्म बनाई, और ये बिहार की पहली फिल्म थी। ठीक है, अगला है, बिहार के पटना से संबंधित कौन सी कथन है? यानी पर 4 कथन है जो कि बिहार के पटना से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो संबंधित है बिहार वो है उपयोग में से सभी, यानी कि 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो चौथा जो है वो सही है। मतलब यहाँ 1580 में अकबर ने टकसाल या मृदलय का गठन किया, जहाँ स्थित मालसलामी मोहल्ला मुगल काल के व्यापारिक सामान या माल पर चुंगी की वसूली केंद्र है, और जहाँ धवलपुरा से शेरशाह की बनाई मस्जिद तथा सादत खां के पिता का मकबरा, यानी तीनों जो है वो सब है पटना से संबंधित। अगला है, बिहार के प्रमुख संग्रहालय और उसके स्थापना वर्ष के सही सुमेलित करें। यानी यहाँ पर 4 है और इन्हें हमें क्या सही सुमेलित करना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही उत्तर ये वाला होगा। ठीक है ना, पहला, यानी राजेंद्र स्मारक संग्रहालय पटना, ये जो है वो कब, तो ये जो है वो बनी थी 1963 में। चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा, तो ये जो है वो 1957, मतलब इसी तरह से इसमें यहाँ पर दिया हुआ है, मिलान हो जाएगा। ठीक है, चिटगांव षष्ठयंत्र का नेतृत्व किया गया। ठीक है ना, चिटगांव में अष्टयंत्र का नेतृत्व किया गया। तो जो नेतृत्व किया गया था वो मैं आपको बता दूं कि सूर्यसेन ने, यानी सूर्यसेन ने यहाँ मतलब चिटगांव अष्टयंत्र इसका नृत्य सूर्यसेन ने किया था, और सूर्यसेन ने नृत्य में IRA, ठीक है ना, IRA के सदस्यों ने चिटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया, और 22 मई 1930 ईस्वी को हुए इस संघर्ष में 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी क्या मारे गए। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में।
अगला है राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय है। तो राजगीर में जो दर्शनीय है वो है उपयोग में से सभी, यानी कि जरासंध का अखाड़ा, गिरधकूट पर्वत, मखदूम साहब का हुजरा, ये सब क्या है राजगीर के पर्यटकों के लिए दर्शनीय है। अगला है मुगल राजवंश का संस्थापक कौन था, यानी मुगल राजवंश का संस्थापक कौन था, तो वो था बाबर। यानी मैं आपको बता दूं कि भारतीय उपमहाद्वीप में बाबर मुगल वंश का संस्थापक और प्रथम सम्राट था, और उसने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी और उसके बाद 1527 में खनवा के युद्ध में राणा संगा को हराने के बाद मुगल वंश का आधारशिला रखी। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चालू वित्तीय घाटे का प्रत्यक्ष कारण नहीं है। तो जो प्रत्यक्ष कारण नहीं है निर्यात से बहुत ज़्यादा आयात होना। ठीक है। यानी मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बता दूं कि निर्यात से बहुत ज़्यादा आयात होना भारत में चालू वित्तीय घाटे का प्रत्यक्ष कारण नहीं है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। तो जो आपातकाल नहीं लगाया सकता राष्ट्रपति द्वारा सरकार भंग किए जाने पर, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा सरकार भंग किए जाने पर भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। अगला सवाल है बिहार में प्रमंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है, यानी बिहार के प्रमंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य जो है वो गलत है। तो मैं आपको बता दूं कि वो है तीसरा, यानी सारण प्रमंडल के जिले हैं और मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, शिवहर एवं सिवान। संविधान का आधार मूल ढांचा परिभाषित है, यानी संविधान का आधार मूल ढांचा जो है वो परिभाषित है तो है संसद द्वारा। यानी मैं आपको बता दूं कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना गया है, और संविधान के आधारभूत ढांचा में संसद नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकता, और स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार एवं मजबूतीकरण होता है। अगला है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के किसी मामले की सुनवाई की जा सकती है, यानी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के किसी मामले की सुनवाई की जा सकती है तो मामले की उच्चतम न्यायालय द्वारा सीधे की जा सकती है। भारत के संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, भारत में संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है संसद द्वारा, यानी कि भारत में संविधान में संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है, और संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा जल प्राप्त है, यानी विश्व का सबसे ऊंचा जल प्राप्त है तो है वो हमारा है सलाटो एंजल जल प्राप्त। ठीक है। अगला है राजनीति के निदेशात्मक सिद्धांत है, यानी राजनीति के निदेशात्मक सिद्धांत है तो क्या है, तो है कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य। यानी कानून जो है मैं आपको बता दूं कि राजनीति के निदेशात्मक सिद्धांत कानून द्वारा लागू किए जाने का योग्य है। राजनीति के निर्देशक तत्व के न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। अगला है उच्चतम घनत्व वाला राष्ट्र है, यानी उच्चतम घनत्व वाला राष्ट्र है तो वो है बांग्लादेश। ठीक है। अगला है निम्न में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। तो जो परिणाम नहीं है वो है सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना, यानी सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखना। ठीक है। रात में तारों की टिमटिमाहट और सूर्य का अपने वास्तविक समय में 2-3 मिनट पहले दिखना प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम होते हैं, और सूर्य सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति बदलने के कारण सूर्य आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा नीचे या ऊपर दिखता है। अगला है साइकन साइफा स्पंजिला स्वच्छ जलीय स्पंज और यूस्पंजिया मतलब बाथ स्पंज किस संघ के उदाहरण है। तो ये जो है वो किस संघ का उदाहरण है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है पोरीफेरा। ठीक है ना, पोरीफेरा। अगला है चुंबकन की विधि क्या है, यानी चुंबकन की विधि क्या है। तो चुंबकन की जो विधि है वो चुंबक पर प्रहार करना, यानी मैं आपको बता दूं कि चुंबक पर प्रहार करना चुंबकन की एक विधि, और चुंबक को कॉइल में लपेटकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र पर निर्माण किया जा सकता है। अगला है
मतलब किस चीज में, उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। तो जिनके कुल लक्षण एक वो है गण, मतलब ऑर्डर, ठीक है ना। मतलब मैं आपको बता दूं कि गण यानी ऑर्डर परिवारों का एक संग्रह है जो कुछ समान विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं, और परिवार में शामिल विभिन्न वर्ग की तुलना इनसे समान विशेषताओं की संख्या कम होती है, और वर्ग यानी क्लास में एक से उससे अधिक ऑर्डर होते हैं, ठीक है। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है, यानी परमाणु बम के विस्फोट में हम लोग देखते हैं कि भारी मात्रा में ऊर्जा तो किसके कारण निकलती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो न्यूट्रॉन के प्रोटॉन में परिवर्तन होने के कारण जो है परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा से ऊर्जा निकलने की कारण होती है। अगला है, इनमें से अधिकतम द्रव्यमान किसका है। तो जो अधिकतम द्रव्यमान है वो है न्यूट्रॉन का। मतलब कि मैं आपको बता दूं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है वो होता है 1.672, यानी कि 74 गुना 10-27 किलोग्राम होता है। और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1 से 1836 होता है, यानी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन की अपेक्षा थोड़ा अधिक होता है। जबकि हाइड्रोजन नाभिक का द्रव्यमान 1.7 गुना 10-27 किलोग्राम होता है। और इस प्रकार दिए गए विकल्पों में न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान सर्वाधिक होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किसके अवमंदित किया जाता है। तो जो अवमंदित किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि वो जो है वो मॉडरेटर, ठीक है ना। अगला सवाल हमारा सीमा लेड संचायक बैटरी के अनावेशित होने पर क्या होता है, यानी अनावेशित होने पर क्या होता है। तो होता है सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है। यानी मैं आपको बता दूं कि फ्रांसीसी भौतिकीवेत्ता गेस्टन प्लांटे ने 1859 ईस्वी में सीसा संचायक बैटरी का आविष्कार किया था, और अनावेशित दशा में बैटरी के दोनों प्लेट लेड सल्फेट बन जाते हैं तथा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट में से एक सल्फ्यूरिक अम्ल का ह्रास होता है तथा इसका जलन जो है जल बन जाता है, ठीक है ना। अगला है डेंगू ज्वर का कारक है, यानी डेंगू ज्वर का जो कारक है वो क्या है। तो है विषाणु। यानी मैं आपको बता दूं कि डेंगू बुखार को ब्रेकबोन फीवर के नाम से भी जाना जाता है, यानी डेंगू के बुखार को जो है वो ब्रेकबोन फीवर के नाम से भी जाना जाता है। और ये डेंगू वायरस के कारण होने वाला मच्छर जनित क्या है, वायरस के कारण होने वाला मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है। और यह रोग एडिज वंश के कई प्रजातियों के विशेष रूप में इजिप्टी प्रजाति के मच्छरों द्वारा फैल जाने वाला रोग है। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन जो है वो निहित है। तो मैं आपको बता दूं कि वह सौर ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में यानी कि सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों को, जैसे पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ से कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हुए ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। अगला है विटामिन B12 में कोबाल्ट, ठीक है ना। विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। तो सर्वप्रथम जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी से, यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या है सिद्ध किया गया था। अगला एक वयस्क के मानव शरीर हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, यानी वयस्क के मानव कंकाल 206 हड्डियों से बना होता है। और इसमें खोपड़ी, रीढ़, केसरूक, पसलियां, हाथ, पैर हड्डियां शामिल होती हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने की धात्विक लक्षण को क्या कहते हैं, क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो घटता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कच्छ ताप पर द्रव रूप में रहती है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो कच्छ ताप पर द्रव रूप में रहती है। तो ये जो है वो हमारा
पारा, यानी मैं आपको बता दूं कि पारा का गलनांक और क्वथनांक बिंदु क्रमशः 38.9 डिग्री सेल्सियस और 357.3 डिग्री सेल्सियस में है और यह एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रूप में रहता है और तरल पारा की बूंदें चमकदार और चांदी जैसे सफेद होती है और उच्च पृष्ठीय तनाव के कारण पारा चपेट सतह से गोलाकार दिखाई देता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो भी आप लोगों को समझा रही हूँ वो समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगला सवाल है क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी कि क्लोरोफिल अणु में एक मैग्नीशियम आयन शामिल होता है और ग्रीन पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल पर निर्भर होते हैं, जबकि क्लोरोफिल उत्पादन के लिए मैग्नीशियम अवश्य है। अगला है अधिकांश लोगों के कोने के लिए, ठीक है ना, अधिकांश लोगों के कोनों के लिए अल्पतम श्रवण योग्य ध्वनि का क्या स्तर है, तो इसका स्तर है 0.002 यू बार, ठीक है ना। अगला है प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है, यानी प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है, तो है रक्त। यानी मैं आपको बता दूं कि मानव शरीर में प्राकृतिक कोलाइड रक्त यानी खून के रूप में देखा जा सकता है और रक्त कोलाइडन आकार के लाल रक्त कण आरबीसी से बना होता है, जो कि शरीर के सभी ऊतकों के लिए क्या महत्वपूर्ण ऑक्सीजन प्रदान करता है। अगला है ठोस अपशिष्ट पर प्रवेश्य पदार्थ के विलेपन को क्या कहते हैं, यानी विलेपन को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग संपुटन कहते हैं, क्या संपुटन कहते हैं, ठीक है ना। अगला है जल उपचार में पाराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है, यानी जल उपचार में पाराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। अगला है टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है, ठीक है ना, टेबल शर्करा किस प्रकार का स्कारर है, तो मैं आपको बता दूं कि टेबल स्कारल जो है वो सुक्रोज, ठीक है। अगला है जल चक्र का अभिप्राय किससे, यानी जल चक्र का अभिप्राय जो किससे, तो है जल का महासागर से पृथ्वी की ओर पुनः महासागर की ओर निरंतर संचलन से अभिप्राय है। अगला है किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है, यानी किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। यानी कि चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने के ज्वार भाटा कहते हैं और सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने के ज्वार तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने को सागरीय की ओर को भाटा कहते हैं और पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार से 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जल चक्र मौजूद है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पर जल चक्र मौजूद है, तो मैं आपको बता दूं कि वो है पृथ्वी, यानी जल चक्र पृथ्वी पर मौजूद है और जल मंडल वायुमंडल और स्थल मंडल के बीच जल के परिचरण के जल चक्र का मान दिया गया है। अगला सवाल है प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया, यानी प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को किस वर्ष छोड़ा गया, तो उसे 1975 में छोड़ा गया। यानी आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है जिसे इसी नाम से महान भारतीय खगोल शास्त्री के नाम से नामित किया गया और इस सोवियत संघ द्वारा 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण वाहन द्वारा स्पुतनिक यान में प्रक्षेपित किया गया था और यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा निर्माण और अंतरिक्ष में उपग्रह संचालन अनुभव प्राप्त करने हेतु बनाया गया था, ठीक है। अगला निम्न में से DBMS की पहचान कीजिए, यानी निम्न में से DBMS की पहचान कीजिए, तो इसकी पहचान जो है PLSQL है, यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डाटाबेस के परिभाषित करता है और डाटा के स्टोर करता है
कैवरी भाषा को स्पॉट करता है और रिपोर्ट बनाता है और डाटा के एंट्री की स्क्रीन बनाता है। और इसके प्रमुख उदाहरणों में माइक्रोसॉफ्ट SQL, ओरेकल SP इत्यादि शामिल हैं। ठीक है, तो हमारा अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु पर हानि 5% है और उसकी लागत कीमत 90 रुपये है तो बिक्री की कीमत ज्ञात कीजिए। तो जो बिक्री कीमत है उसे हमें क्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हानि क्या है 5%। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हानि जो है वो क्या है 5% है और जो बिक्री मूल्य है, ठीक है, उसकी लागत मूल्य जो है वो 90 रुपये है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि विक्रय मूल्य इक्वल टू 100 माइनस हानि प्रतिशत में, ठीक है, क्या हानि प्रतिशत में बटा 100, ठीक है, बटा 100 गुना क्रय मूल्य। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लिख देंगे कि क्रय मूल्य। ठीक है ना। अब उसके बाद इसको हम लोग हटाए, यहाँ तक आप लोग इसको समझिएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि विक्रय हानि प्रतिशत क्या था 5% था हानि और विक्रय मूल्य, ठीक है, तो विक्रय मूल्य इक्वल टू 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि इक्वल टू 100 माइनस 5 बटा 100 गुना 90। ठीक है, यहाँ पर क्या है 90 है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे कि 95 बटा 100 गुना 90, यानी टोटल गुना भागा करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा 85 यानी 85 रुपये 50 पैसा। ठीक है, ये रहा। अगला है 5000 कीमत वाला एक खराब टेलीविज़न 50% हानि पर बेचा जाता है। यदि कीमत को आगे 50% और घटा दिया जाए तो बिक्री कीमत क्या है, यानी यहाँ पर बिक्री कीमत क्या है वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले निकालेंगे कि प्रभावी प्रतिशत हानि, क्या प्रभावी प्रतिशत हानि इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू ब्रैकेट -50 प्लस, ठीक है, 50 गुना 50 बटा 100%। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर टोटल क्या निकल गया हमारा गुना करने पर -75%, -75% हमारा यहाँ निकल गया। अब इसको हम लोग आगे ऐसे बनाएंगे कि चूंकि विक्रय मूल्य इक्वल टू, लिखेंगे कि विक्रय मूल्य इक्वल टू 5000 रुपये का क्या 25%, 5000 का 25%। ठीक है, 5000 का 25% विक्रय मूल्य इक्वल टू। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि 5000 गुना 25 बटा 100। ठीक है, टोटल गुना करने भागा करने बाद क्या आ गया हमारा 1250 रुपये आ गया, यानी ये होगा हमारा सही आंसर 1250 रुपये। अगला है एक पंसारी 18 रुपये प्रति दर्जन पर 10 दर्जन अंडे थोक बाजार में खरीदता है। इनमें 10 अंडे टूटे पाए जाते हैं और उन्हें फेंकना पड़ता है। यदि वह परिवहन पर 24 रुपये खर्च करता है तो उसे प्रति अंडा किस कीमत पर बेचना चाहिए जिससे उसे 10% का लाभ हो, यानी यहाँ पर 10% का लाभ हो। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि 10 दर्जन अंडों में 10 अंडे टूट गए। ठीक है, क्या 10 दर्जन अंडों में 10 अंडे टूट गए। ठीक है, तो 110 अंडों का वास्तविक क्रय मूल्य, तो यहाँ पर वास्तविक क्रय मूल्य यहाँ पर लिखेंगे कि 110 अंडों का वास्तविक क्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य, ठीक है ना, क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य प्लस वाहन खर्च, क्या वाहन खर्च। ठीक है, इसको इस तरह से लिखेंगे। अब लिखेंगे कि इक्वल टू 18/12, ठीक है, 18/12 गुना 110 प्लस क्या 24। ठीक है, 110 प्लस 24, टोटल यहाँ पर जो हमारा आ जाएगा 18/12 गुना 110 प्लस 24 रुपये, तो इक्वल टू यहाँ पर क्या गया हमारा 165 प्लस 24। ठीक है, 165 प्लस 24, तो इक्वल टू कितना आ गया हमारा 189 रुपये। ठीक है, 189 रुपये। अब 110 अंडों का क्या विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि 110 अंडों का विक्रय मूल्य, अंडों का विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 189 गुना 110 बटा 100 रुपये। ठीक है, 189 गुना 110 बटा 100 रुपये। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। आप लोग इसको नोट भी करते जाइएगा।
उसके बाद अब लिखेंगे कि एक अंडे का विक्रय मूल्य इक्वल टू, एक अंडे का क्या विक्रय मूल्य, एक अंडे का विक्रय मूल्य इक्वल टू 189 गुना, ठीक है, 189 गुना 110 बटा 110 गुना क्या 100, ठीक है 100। अब टोटल जो गुना भागा करने के बाद हमारा आ जाएगा 1.89, यानी ये हमारा 10% पर लाभ आएगा। एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और उसकी चौड़ाई 30% घटा दी जाती है, आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। यानी आयत के क्षेत्रफल में यहाँ पर परिवर्तन पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे कि क्षेत्रफल पर प्रतिशत का प्रभाव, क्या क्षेत्रफल पर प्रतिशत का प्रभाव इक्वल टू, लिखेंगे इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि क्षेत्रफल पर प्रतिशत का प्रभाव इक्वल टू 40 माइनस 30, ठीक है 40 माइनस 30 माइनस यहाँ ब्रैकेट में रहेगा सब 40 गुना 30 बटा 100, ठीक है, ये इस तरह से हम लोग इसको लिख देंगे। अब यहाँ पर टोटल लिखेंगे 10 माइनस 12%, ठीक है, तो टोटल क्या आ गया -2%, क्या -2%, यानी कि 2% की क्या कमी होगी, ठीक है ना, -2%। अगला है, एक व्यापारी अपने माल की कीमत ऐसे अंकित करता है कि 15% छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ हो और 170 रुपये लागत कीमत वाली वस्तु का अंकित मूल्य रुपए में हो, यानी कि अंकित मूल्य। तो आप लोग, मैं इसका आंसर बता रही हूँ, आप लोग इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अगला है 10:18, 7:21, 12:16, 8:20 में न्यूनतम अनुपात है, यानी जो न्यूनतम अनुपात है वो पूछ रहा है। तो क्या है 10, यहाँ पर 10/18, ठीक है, यहाँ पर इसको इस तरह से लिखेंगे कि 10/18, यानी कि जो हमारा आएगा 5/9, यानी कि 2 5 10 और 2 9 18, ठीक है, तो यानी क्या आ गया 5/9। 5/9 को अगर हम लोग करेंगे तो 0.55, ठीक है, आ गया। अब क्या है 7/21 कर देंगे, 7/21 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 7/21 करने पर 1 इक्वल टू 1/3, यानी 17 का 21 1/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 0:33, ठीक है, ये हो गया, 2 गो का हो गया। अब है 12 और 16, तो 12/16 कर देंगे, क्या 12/16, तो 2 छक्का 12 और 2 8 16, ठीक है। फिर 2 3 6 और 4 बटा, ठीक है 3/4 आ गया हमारा। 3/4 का क्या हो जाएगा 0:7, ठीक है। अब 8/20 कर देंगे, 8/20, ठीक है, तो 4 और 10, ठीक है, 4/10, क्या 4/10, तो 4/10 का क्या होगा 0.4, तो जो इसमें अनुपात होगा, जो भिन्न है वो 7:21, ठीक है। यदि x-2 और x-3 के बीच मध्यानुपात x है तो x का मान है, यानी यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान क्या होगा हमारा, x का मान हो जाएगा 6/5। अब मैंने इससे जुड़े बहुत सारे सवाल अपने वीडियो में, अपने मगध प्रकाशन चैनल पे बहुत सारे मॉडल सेट मैं डाली हूँ, तो आप लोग वहाँ पर जाइए और मेरे वीडियो को चेक कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इस तरह से कितने सारे सवालों को सॉल्व मैं की हूँ, और तो आप लोग इसको खुद से कर लेंगे, ठीक है ना। अगला, एक सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, 20% लड़कों और 25% लड़कियों के छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता कितनी है, ठीक है, यानी कि जो छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थी हैं उनकी कितनी प्रतिशत है। तो मैं आपको बता दूं कि लड़के क्या हैं 3x, ठीक है, लड़के क्या हैं 3x, तो हम लोग लिखेंगे कि लड़के इक्वल टू 3x और लड़कियां इक्वल टू क्या 2x, ठीक है। लड़के और लड़कियां छात्रवृत्ति पाने वाले, यानी हम लोग लिखेंगे कि छात्रवृत्ति पाने वाले लड़के इक्वल टू छात्रवृत्ति पाने, आप लोग जो मैं बोल रही हूँ उसे लिखते भी जाइएगा कि लड़के क्या है, लड़के 3x और लड़कियाँ 2x, तो हम लोग लिखेंगे कि छात्रवृत्ति पाने वाले लड़के इक्वल टू 3x गुना 80, ठीक है, 3x गुना 80/100, तो क्या आ गया इक्वल टू 12x/5, ठीक है, 12x/5। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब आगे
अब आगे हम लोग लिखेंगे कि लड़कियां, ठीक है। तो लड़कियां क्या है, तो 2x गुना 75 बटा 2x गुना 75 बटा 100 इजक्वल टू 3x बटा 2, ठीक है, हो गया। अब छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थी क्या लिखेंगे कि छात्रवृत्ति पाने वाले लड़के, यहाँ पर पूछ रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिखेंगे छात्रवृत्ति पाने वाले लड़के इजक्वल टू 12x बटा प्लस 3x बटा 3x बटा 2 इजक्वल टू 24x प्लस 15x, ठीक है, 24x प्लस 15x बटा 10 इजक्वल टू क्या टोटल 39x बटा 10, ठीक है, 39x बटा, यानी 24 और 15 को हम लोग प्लस कर दिए तो 39x बटा 10 आ गया। अब अपशिष्ट प्रतिशत लिखेंगे कि अपशिष्ट प्रतिशत इक्वल टू 39x, ठीक है, बटा 10 बटा 5x गुना 100, इस तरह से हम लोग इसको लिख देंगे। आप लिखेंगे इक्वल टू 39 बटा 10 गुना 5 गुना 100, टोटल क्या आ गया हमारा 78%, ठीक है। 10, 12, 16, 20 P और 26 का औसत 17 है, तो P का मान ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर क्या P का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर है, हम लिखेंगे कि औसत, ठीक है, औसत इक्वल टू नगों का योग बटा औसत इक्वल टू नगों का क्या योग, ठीक है, नगों का योग, ठीक है, बटा नगों की संख्या, बटा नगों की क्या संख्या, ठीक है ना, ये रहा, यानी औसत इक्वल टू नगों का योग और बटा नगों की संख्या, ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे कि 17 इक्वल टू, ठीक है ना, 17 इक्वल टू 10 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20, ठीक है, 10 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20 प्लस P, ठीक है, प्लस P प्लस 26, ठीक है, प्लस 26 बटा 6, ठीक है, यहाँ पर है 17, तो हम P का, तो 17 इक्वल टू 10 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20 प्लस P प्लस 26 बटा 6, ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब आगे हम लोग इसको लिखेंगे, अब हम लोग आगे लिखेंगे कि इक्वल टू 17 गुना 6, क्या 17 गुना 6 इक्वल टू 84 प्लस क्या P, ठीक है, 84 प्लस P, तो P इक्वल टू हम लोग लिखेंगे कि P इक्वल टू 102 माइनस 84 इक्वल टू 18, ये रहा P का मान 18। एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगले 40 किलोमीटर किस गति से मोटरसाइकिल चलाने पर पूरी यात्रा औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यानी कि प्रति घंटा होगी, तो होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है तो उनकी परिमापों का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी उनके परिमापों का क्या अनुपात ज्ञात करना है। तो इनका परिमापों का अनुपात जो है वो होगा 1:2, ठीक है, 1:2। एक त्रिभुज का परिमाप 24 मीटर और उसके आंतरिक वृत्त की परिधि 44 मीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर क्या त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल, तो हम लोग लिखेंगे कि वृत्त की परिधि इक्वल टू क्या, वृत्त की, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि वृत्त की परिधि इक्वल टू, ठीक है, 44 मीटर, क्या 44 मीटर। तो हम यहाँ पर क्या 2πr का उपयोग करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि 2πr इक्वल टू 44, ठीक है, 2πr, तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि 2 गुना, ठीक है, 2 गुना 22/7 गुना 22/7 गुना r, ठीक है, 22/7 गुना r इक्वल टू 44, ठीक है, 2 गुना 22/7 गुना r इक्वल टू 44, ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। अब मैं आगे बताऊं तो यहाँ पर लिखेंगे कि r इक्वल टू, ठीक है ना, क्या r इक्वल टू लिखेंगे कि r इक्वल टू, तो r इक्वल टू 44 गुना, ठीक है, 44 गुना 7 बटा 2 गुना 22, ठीक है ना, 44 गुना 7 बटा 2 गुना 22, टोटल करने के बाद जो हमारा आ जाएगा वो आएगा 7
मीटर, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम यहाँ 7 मीटर आ गया। अब हम लोग इस थोड़ा जगह कम है तो मैं लिखूंगी नहीं, मैं जो बोल रही हूँ उसे आप लोग नोट करते जाइएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू अंतः त्रिज्या गुना अर्ध परिमाप। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू अंत त्रिज्या गुना अर्ध परिमाप इक्वल टू 7 गुना 12। ठीक है, यानी 12 7 84 वर्ग मीटर। ठीक है, 84 वर्ग मीटर यहाँ पर आ गया हमारा। अगला है, यदि अंकित मूल्य 250 रुपये है और विक्रय मूल्य 235 है तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। यानी छूट की दर को हमें ज्ञात करना है, तो छूट की दर जो है वो कितना होगा, वो होगा 6%। ठीक है, एक घड़ी की सूचीगत कीमत 160 रुपये है तो 2 उत्तरोत्तर छूट के बाद इसे 122.40 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट की दर क्या होगी। यानी दूसरी छूट की क्या दर को पूछ रहा है कि दूसरी छूट की दर क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं कि पहली छूट के बाद विक्रय मूल्य इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं लिख पा रही हूँ विस्तार से, पर मैं मेन शब्दों को लिख रही हूँ तो आप लोग इसे नोट करते जाइएगा। पहली छूट के बाद विक्रय मूल्य इक्वल टू 160। ठीक है, 160 माइनस 160, ये एक ही लाइन में। ठीक है, 160 ना 10/100। ठीक है, इक्वल टू 160 माइनस 160 माइनस 16, 160 माइनस 16 इक्वल टू 144 रुपये। ठीक है, 144 रुपये। अब दूसरी छूट हमें क्या करना है कि दूसरी छूट को तो हम लोग लिखेंगे कि दूसरी छूट इक्वल टू, ठीक है, दूसरी छूट इक्वल टू 144 माइनस 122.40 पैसा। ठीक है, टोटल क्या गया हमारा 21 रुपया 6 पैसा। यदि छूट प्रतिशत क्या है, अगर हम लोग लिखेंगे कि यदि छूट प्रतिशत इक्वल टू x, ठीक है, x% हो तो क्या लिखेंगे, यदि छूट प्रतिशत इक्वल टू x% हो ठीक है, हो तो यहाँ पर लिखेंगे 144 गुना x, ठीक है ना, बटा 144 गुना x बटा 100 इक्वल टू 21.6। ठीक है, 21.6। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे कि x इक्वल टू, ठीक है ना, x इक्वल टू 21.6 गुना 100, ठीक है ना, बटा 144। टोटल क्या गया 15% हमारा आंसर। भिन्न 3/4, 9/10 और 15/16 के वायुक्रमों का महत्व समापवर्तक HCF कितना है। यानी यहाँ पर HCF कितना है तो मैं आपको बता दूं कि 2/45। मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग इसे खुद से सॉल्व करेंगे। अगला निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, यानी जो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर जो आएगा वो 6 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 6 कैसे आएगा, तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि 31 का स्क्वायर 7.5 भागत 31 3/2 है, मतलब ये जो है हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो आप लोग को पता चलेगा कि 6 कैसे आया। अगर सॉल्व नहीं होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बता दूंगी। अगला है 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 24 दिन में 1500 यूनिटों का उत्पादन कर सकते हैं। 18 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 1800 यूनिटों का उत्पादन कितने दिन में कर सकते हैं, तो कितने दिन में कर सकते हैं, तो ये जो है वो 36 दिन में कर लेंगे। अब 36 दिन में कैसे करेंगे, तो यहाँ पर बोल रहा है कि 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन 6 घंटे में क्या काम करते हुए 24 दिन में 1500 यूनिटों का उत्पादन और 18 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन 1800 यूनिटों का। ठीक है, इस तरह से है। तो अब यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 18 मतलब ऐसे व्यक्ति क्या है 30 और 18। ठीक है, व्यक्ति क्या है 30 और 18। उसके बाद कितने घंटे हैं 6 से 8 घंटे। ठीक है, 6 घंटे और 8 घंटे। ठीक है, यूनिट क्या है 1500 और 1800, दिन क्या है 24 और
और कितने दिन में, मतलब 1800, तो यहाँ पर लिखेंगे कि x, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसे दर्शाएंगे। व्यक्ति क्या है, व्यक्ति में लिखेंगे कि 30 और 18 व्यक्ति, फिर घंटे में लिखेंगे 6 से 8 घंटे, यूनिट में लिखेंगे 1500 से 1800, और दिन में लिखेंगे 24 और x, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 18:30, ठीक है, 18:30, ठीक है, 18:30 इस तरह से लिखेंगे तो 8:6 आ गया, ठीक है। 8 अनुपात, यहाँ पर फिर लिखेंगे 1500:1800, ठीक है, 1500:1800 इक्वल टू 24:x, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको लिख लिए। अब हम लोग लिखेंगे कि 18 गुना 8 गुना 1500, 18 गुना 8 गुना 1500 गुना x, ठीक है, x इक्वल टू, अब यहाँ पर लिखेंगे 30 गुना 6 गुना 1800, 1800, ठीक है, 1800 गुना 24 हो गया। यहाँ तक आप लोग, उम्मीद करती हूँ कि मैं जितना अभी तक बताई समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब हम लोग लिखेंगे कि x इक्वल टू 30 गुना 6 गुना 1800, ठीक है, 1800 गुना 24 बटा 18 गुना 8 गुना 1500, ठीक है, 1500 टोटल। यहाँ पर सारे गुने भागे करने के बाद जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे 36 दिन, ठीक है। अगला है 4 पुरुष और 6 बच्चे किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 बच्चे उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि केवल 20 बच्चे कार्य को करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो सकता है। तो जो कार्य है वो कितने दिन में पूरा हो सकता है, तो 20 दिन में। अभी मैंने इसी से जुड़े हुए सवाल को बताया, इससे आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, ताकि मैं इसलिए नहीं वही बात बोलती हूँ कि आप लोग खुद से बनाइए, इसलिए बोलती हूँ कि आप लोग अगर बनाएंगे तो आप लोगों को भी समझ में आएगा कि आप कितने सारे सवालों को समझ रहे हैं और कितने सारे सवालों को नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो इस चीज़ का आप लोगों को फायदा होगा, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि कुछ सवाल जो आप लोग खुद से भी सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगला, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष से दुगनी हो जाती है तो वह धनराशि कितने वर्ष में चौगुनी होगी, ठीक है। यानी कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दुगनी होती है तो धनराशि कितने वर्ष में क्या चौगुनी हो जाएगी। यानी यहाँ पर लिखेंगे कि मूलधन क्या है, हमारा P है, ठीक है। मान के चलिए कि मूलधन इक्वल टू P, 5 वर्ष में क्या ब्याज, तो 5 वर्ष में ब्याज लिखेंगे कि 2P माइनस P इक्वल टू P, ठीक है, P रुपए, यानी कि P रुपए इक्वल टू 5 वर्ष, ठीक है। तो 3 रुपए यहाँ पर इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर चौगुनी पूछ रहा है, ठीक है, 2 गुना का निकल गया। अब यहाँ पर लिखेंगे कि 3P रुपए, ठीक है, 3P रुपए इक्वल टू 5 बटा P गुना 3P इक्वल टू 15 वर्ष, ठीक है ना, यानी कि 5 गुना 3 तो 15 वर्ष आ गया हमारा। अगला सवाल है, यदि छूट के साथ बिक्री 3/2% में घटाकर 3/1/3% कर दी जाती है तो 12,102 की खरीदारी पर कितना अंतर आएगा। तो जो इसमें अंतर आएगा वो आएगा 20 रुपया 17 पैसा का अंतर आएगा। अब इसमें इतना अंतर कैसे आएगा, तो यहाँ पर अंतर हम लोग लिखेंगे कि अंतर इक्वल टू क्या, यहाँ पर लिखेंगे कि अंतर इक्वल टू 12,102, ठीक है। अंतर इक्वल टू क्या 12,102 गुना 7/2 माइनस 10/3%, इस तरह से इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू 12,102, ठीक है, गुना 21 माइनस 20/6, ठीक है, 20/6। अब यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू 12,102, ठीक है, गुना 1,000/6000, 1,000/6000, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे जो 12,102 गुना 1/600 करने के बाद जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 20 रुपया 17 पैसा यहाँ पर आ गया, ठीक है।
अगला है, एक बस किसी यात्रा को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। आरंभ की आधी यात्रा 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरी की जाती है और बाद की आधी यात्रा 26 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरी की। तो दूरी ज्ञात कीजिए, यानी टोटल हमें क्या करना है, दूरी को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग दूरी को कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लिखेंगे कि औसत चाल इक्वल टू 2xy बटा x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई, ठीक है। औसत चाल इक्वल टू 2xy बटा x प्लस वाई, यहाँ पर फिर लिखेंगे इक्वल टू 2 गुना 22, ठीक है, 2 गुना 22 गुना 26, ठीक है, बटा 22 प्लस 26, ठीक है, 22 प्लस 26। यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं इसको कैसे लिखी हूँ, ठीक है। अब लिखेंगे कि 2 गुना 22 गुना 26 बटा 22 प्लस 26 करने के बाद क्या आ गया, टोटल हमारा 48, ठीक है। अब यहाँ पर 2 गुना 22 गुना 26 करने पर टोटल आ गया क्या, टोटल आ जाएगा। उसके बाद जो इस कट करने के बाद हमारा जो आएगा वो आएगा 286 बटा 12 किलोमीटर घंटा, ठीक है, 286 बटा 12 किलोमीटर घंटा। अब हम लिखेंगे कि दूरी इक्वल टू औसत चाल गुना समय, क्या, दूरी इक्वल टू औसत चाल गुना समय, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब लिखेंगे क्या कि 286 बटा 12, ठीक है ना, 286 बटा 12 गुना 12, ठीक है। टोटल हमारा गुना भागा करने के बाद क्या जाएगा, 286 किलोमीटर दूरी यहाँ पर ज्ञात हो गया। एक व्यक्ति को किसी स्थान पर पैदल जाने और सवारी से वापस आने में 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं। यदि वह दोनों तरफ सवारी से जाता तो उसके 2 घंटे 10 मिनट बच जाते। तो दोनों तरफ पैदल जाता है तो उसे कितना समय लगा, यानी क्या वो दोनों तरफ जो है वो पैदल ही जाता है, तो टोटल उसे क्या समय लग गए, 8 घंटे 40 मिनट। अब 8 घंटे 40 मिनट उसे कैसे लग गए, तो पैदल प्लस सवारी, ठीक है ना, क्या, पैदल प्लस सवारी, तो 6 लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि पैदल प्लस सवारी इक्वल टू 6 घंटा 30 मिनट, ठीक है, 6 घंटा 30 मिनट। उसके बाद इधर फिर लिखेंगे कि 2 गुना सवारी, ठीक है ना, 2 गुना क्या, सवारी इक्वल टू 6 घंटा 30 मिनट माइनस 2 घंटा 10 मिनट, ठीक है। इस तरह से इसे हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग इसको लिखेंगे कि 4 घंटे 20 मिनट, यानी कि 6 घंटे 30 मिनट माइनस 2 घंटे 10 मिनट किए तो हमारे पास क्या आ गया, 4 घंटे 20 मिनट, ठीक है, 4 घंटे 20 मिनट। अब यहाँ पर लिखेंगे कि सवारी इक्वल टू क्या, सवारी इक्वल टू 2 घंटे 10 मिनट, ठीक है, क्या, 10 मिनट। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब आगे पैदल इक्वल टू क्या है, 6 घंटे 30 मिनट माइनस 2 घंटे 10 मिनट, तो 4 घंटे 20 मिनट, तो 2 गुना पैदल, ठीक है ना, 2 गुना क्या, पैदल, 2 गुना पैदल इक्वल टू 8 घंटा 40 मिनट, ठीक है, 8 घंटा 40 मिनट, यानी 4 गुने 20 मिनट में क्या कर देंगे, 4 घंटे 20 मिनट में 2 से गुना कर देंगे तो 8 घंटा 40 मिनट, यहाँ 8 घंटा 40 मिनट यहाँ पर आ जाएगा आंसर। अगला है, कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 रुपये और 5 वर्ष के अंत में 2625 हो जाती है। यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर कितनी है। साधारण ब्याज मिलता है तो साधारण मतलब यहाँ पर यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर कितनी है, तो साधारण पर इसकी दर की ब्याज 6.25%, ठीक है।
पी क्यू और आर के पास कुल मिलाकर 180 कैंडी है। 20 पी क्यू और आर ने प्रत्येक को उतनी कैंडी देता है जितनी कि उनके पास पहले से है। इसके बाद आर क्यू को उसके आधी संख्या में कैंडी देता है, तो क्यू के पास पहले, और आर पी के उससे दोगुनी संख्या में कैंडी देता है जितनी पी के पास पहले से है। अब उनमें से प्रत्येक के पास समान संख्या में कैंडी है, तो पी और आर के पास आराम कितनी संख्या में कैंडी थी उनका क्रमशः अनुपात ज्ञात करना है। तो उनके पास टोटल कितनी कैंडी थी, तो उनके पास थी 5:3। अब आप लोग इसे मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ कि आप लोग इसे खुद से सॉल्व कीजिएगा। अगला एक समांतर चतुर्भुज की असत्र भुजाएं की लंबाई 36 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर है। यदि छोटी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर, तो बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी कितनी होगी, यानी यहाँ पर लंबवत दूरी कितनी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि ए बी यहाँ पर एक हम लोग क्या बना लेंगे, समांतर चतुर्भुज बना लेंगे, ठीक है ना। वहाँ पर हम लोग कोनों को दर्शा देंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि ए बी इजक्वल टू क्या 27 सेंटीमीटर, बी सी इजक्वल टू 36 सेंटीमीटर और सी ई इजक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब समांतर चतुर्भुज की कोण क्या है, ए बी सी डी, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की कोने क्या है, ए का क्षेत्र, यहाँ पर लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल इजक्वल टू आधार गुना ऊंचाई, क्या आधार गुना ऊंचाई। मैं जो बोल रही हूँ उसे आप लोग नोट करते जाइएगा, मैं जगह कम होने के वजह से नहीं लिख पा रही हूँ, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल इक्वल टू आधार गुना ऊंचाई, तो इक्वल टू बी सी गुना बी एफ, बी सी गुना बी एफ इक्वल टू ए बी गुना सी ई, ठीक है ना। ए बी गुना क्या सी ई, ठीक है। यानी यहाँ पर लिखेंगे कि 36 गुना क्या 36 गुना बी एफ, ठीक है ना। 36 गुना बी एफ, 36 गुना बी एफ इजक्वल टू 27 गुना क्या 12, ठीक है। 27 गुना 12 हो गया, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब लिखेंगे हम लोग कि बी एफ इजक्वल टू, ठीक है ना, बी एफ इजक्वल टू, इस तरह से हम लोग लिखेंगे कि 27 गुना 12, ठीक है ना, 27 गुना 12 बटा 36। तो 27 गुना 12 बटा 36 कर देंगे तो कितना आ गया हमारा, चलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 27 गुना, ठीक है ना, 27 गुना 12, तो टोटल आ गया हमारा क्या 324 बटा क्या करेंगे 36। अब 324 को क्या कर देंगे, 324 को 36 से भागा दे देंगे, यानी टोटल क्या आ जाएगा हमारा 9 सेंटीमीटर, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 101 से 5 तक के निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनना है। यानी मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि मैंने इस तरह के बहुत सारे सवाल अपने वीडियो में बताया, तो जिन्होंने अभी तक मॉडल सेट 1 से लेकर 13 तक के वीडियो को नहीं देखा है वो जल्दी जाएं और मेरे चैनल पे जाकर सारे वीडियो को देखें और समझें कि मैं कैसे कैसे हर सवाल को बताई हूँ। मैं हर वीडियो में खुद से कोशिश की हूँ कि मैं आप लोगों को और अच्छे से विस्तार से एक एक शब्दों को बताऊँ, एक एक सवाल को बताऊँ, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो जल्दी जाकर देखें। और चलिए फिर यहाँ पर क्या है 101 क्वेश्चन नंबर 101 से 105 के निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर संख्या शब्द को चुनना है। तो यहाँ पर है प्याला, कॉफी और कटोरी, ठीक है ना। क्या है प्याला, कॉफी और कटोरी। यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर, तो जैसे कॉफी को प्याले में रखा जाता है उसी प्रकार सूप को क्या कटोरी में रखा जाता है, सूप को कटोरी में रखा जाता है। ए में डिमेंड, जैक्स और रन, ठीक है ना। अब यहाँ पर सही शब्द को हमें चुनना है, तो क्या है ORK। अब ORK कैसे है, तो MAD, ठीक है ना। MAD क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ए के 3 अंक के बाद क्या आता है D, जैसे ABCD, ठीक है। उसी तरह से D के यानी कि 13 अंक पे क्या आता है, 13वें अंक पे जो है वो हमारा आता है
पहले पे ए और डी चौथे पे आता है, ठीक है, डी क्या है वो चौथे पे आता है। उसी तरह जे एक्स है तो जे जो है 10, मतलब इसी तरह से इसे दर्शाना है तो ओ आर के आ जाएगा, ठीक है ना। अगला है 57 91 3 यानी EGIM और 35 81 6 यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर क्या होगा उसे हमें चुनना है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये जो है अल्फ़ाबेट नंबर पे है। 35 से 81 6 पर कैसे इसको हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर होगा CEHP, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये ई जो है अल्फ़ाबेट के कौन से नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे, ठीक है। जी जो है वो अल्फ़ाबेट के 7वें नंबर पे आता है और आई जो है वो 9वें नंबर पे आता है और उसके बाद एम जो है वो क्या 13वें नंबर पे आता है। तो इस तरह से ये लिखा गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर 35 81 6 तो अल्फ़ाबेट में तीसरे नंबर पे क्या आता है, सी आता है, ठीक है। सी जो है वो कितने तीसरे नंबर पे ABC। उसी तरह से ई जो है 5वें नंबर पे आता है, ठीक है। और एच क्या है, एच जो है ABCDEFGH कितने नंबर पे आता है, 8वें नंबर पे आता है। और पी क्या है वो 16वें नंबर पे आता है। तो ये जो हो गया वो हमारा सही उत्तर हो गया। अगला 8 39 72 उसके बाद जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो होगा 351। अब 351 कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूँ कि 8 5 ठीक है ना, 8 5 40 -1 यानी 40 -1 कर दिए तो हमारा क्या आ गया 39 आ गया, ठीक है ना। अब उसी तरह से 72 है तो 72 गुना क्या करेंगे, 72 गुना 5 -1 तो 72 5 क्या कितना हो गया 3, ठीक है ना। 72 गुना 5 -9 करेंगे, ठीक है, यहाँ पर 9 कर देंगे तो 72 गुना 5 यानी कि 360 -9 कर देंगे 351 आ गया, ठीक है। अगला है 16 36 64 16 36 64 तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 100, ठीक है। तो हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 106 और 108 निम्नलिखित विकल्पों में से उसे चुने जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें से हमें वो शब्द को चुनना है जो 3 विकल्पों से भिन्न है। यानी भतीजा भतीजी चाचा पिता। यानी भतीजा चाचा और पिता क्या वो पुल्लिंग है और भतीजी क्या है स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर भतीजी क्या है भिन्न है। अगला सवाल है HAMFVNYQKXCOGFKOR यानी यहाँ पर जो भिन्न है उसे चुनना है। तो यहाँ पर FKOR जो है वो भिन्न है। या अल्फ़ाबेट पर आप लोग लिख के देखिएगा नंबर वाइज तो आपको पता चलेगा। HAMF जो है वो हर 8 12 8 शब्दों के आगे पीछे है। तो यहाँ पर जो है FKOR जो है वो 5 4 3 शब्दों के आगे पीछे है, ठीक है। अगला है 48 80 120 144 192 208, ठीक है। तो यहाँ पर जो 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ पर 144 जो है वो पूर्ण वर्ग एक संख्या है। अगला है क्वेश्चन नंबर 109 और 110 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों के सार्थक क्रम दर्शाता है। यानी वयस्क किशोर शिशु वृद्धावस्था और बचपन, ठीक है। तो पहले शिशु, ठीक है क्या, पहले शिशु फिर बचपन फिर किशोर फिर विवश और फिर वृद्धावस्था। यानी पहले लोग क्या होते हैं शिशु, फिर क्या होते हैं बचपन, मतलब पहले जब पैदा होते हैं इंसान तो एक छोटा सा शिशु है, उसके बाद धीरे धीरे बचपन स्टार्ट होता है। फिर क्या होता है किशोरावस्था, फिर क्या होता है व्यवस्था, फिर होता है वृद्धावस्था। यानी 5 4 3 1 2 5 4 3 1 2 इस तरह से हम इसे दर्शाएंगे। पुत्र पति पितामह भाई पिता, पुत्र पति पितामह भाई पिता। तो यहाँ पर पुत्र फिर भाई फिर पति फिर पिता फिर पितामह। यानी पहले बेटा बनिएगा फिर किसी का भाई फिर किसी का पति फिर किसी का पिता और फिर किसी का पितामह यानी दादा। तो हम लोग इसे किस तरह से लिखेंगे 1 4 2 5 3 1 4 2 5 3 इस तरह से हम लोग इसे दर्शाएंगे। अगला निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश के लिए दिए गए क्रमों के अनुसार लिखे। यानी कमांड कनेक्ट कमिटी कंडक्ट और कन्वेंस एंड कॉमर्स। इस तरह से तो हम लोग इसको किस तरह से दर्शाएंगे कमांड कॉमर्स
कॉमिट, कन्वेंस, कंडक्ट और कनेक्ट। ठीक है, तो 1 6 2 4 5 3, 1 6 2 1 6 2 4 5 3, इस तरह से इसे हम लोग दर्शाएंगे। अगला है अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा, यानी ए बी। ठीक है, ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी बी ए, यानी कि बी ए बी बी ए, बी ए बी, यानी कि जो दर्शाएगा बी ए बी बी ए, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 113 और 114 के निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक संख्या अक्षर लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए और जो अनुक्रम को पूरा करेगा, यानी 112 124 156 208। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर हमें सही शब्द को चुनना है। तो 112 में 12 को प्लस करेंगे तो 124। ठीक है, 124 में 12 को प्लस करेंगे तो 56। 156 में ये 112 में 12 को प्लस करेंगे तो 124। 124 में 12 को 32 को प्लस करेंगे तो 156। 156 में 52 को प्लस करेंगे तो क्या 208, और 208 में 72 को प्लस करेंगे तो 280। यानी यहाँ पर हमें 12 अंकों का क्या है, 12 और 24 अंकों का अंतर पे हम लोग शब्द को जोड़े हैं। तो 208 में 72 को प्लस करेंगे तो 280 आएगा। BAFEGIPO प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद यू, यानी वहाँ पर कौन सा शब्द होगा, तो यहाँ पर जो शब्द है वो होगा भी। ठीक है, भी होगा। अगला है 115 से 118 में निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में के एक तरफ दिए गए शब्दों में एक निश्चित संबंध है और के दूसरी ओर के शब्द दिया गया, जबकि दूसरा शब्द दिए गए विकल्पों से ज्ञात करना जिसका इस शब्द के साथ सही संबंध हो जाए तो दिए गए युग में है। सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी अच्छा बुरा सद्गुण। मैं आपको बता दूं कि अच्छा का विपार्थक शब्द होता है और बुरा उसी प्रकार सद्गुण का विपार्थक होता है दुष्टता। यानी कि अगला है 42 20 64, 42 20 64, यानी 20 गुना 2 प्लस 2, यानी 20 दूनी 40 प्लस 2 इक्वल टू 42। ठीक है, 42 हो गया। अब है 31 गुना यहाँ पर 64 है, यहाँ पर क्या करेंगे 31 गुना 2 प्लस 2, यानी 31 दूनी 62 इक्वल टू 2 64। ठीक है, तो यहाँ पर 31 होगा हमारा क्या सही। अगला है कोगार दक्षिण अमेरिका और ओकापी, यानी मैं आपको बता दूं कोगार एक पहाड़ी शेर है जिसे दक्षिण अमेरिका में प्यूमा कहा जाता है। उसी प्रकार ओकापी एक अफ्रीकी जानवर है जिसे जिराफ परिवार के समान होता है। यानी क्या होता है यहाँ पर जो इसका होगा वो यहाँ जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मध्य अफ्रीका। ठीक है, अगला है 100 121 144, यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर किए तो 10 गुना 10 इक्वल टू 100 आ गया। ठीक है, 121 तो 121 10 प्लस 11 का स्क्वायर करेंगे, 10 प्लस 11 का एक का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर इक्वल टू 121। ठीक है, उसी प्रकार 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, 12 प्लस ठीक है 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। उसी तरह से 12 प्लस 1 यानी 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा, यहाँ पर 169। ठीक है, अगला है एक महिला के पास उसके बैग में केवल 25 पैसे तथा 50 पैसे के सिक्के हैं। तदनुसार यदि उसके पास कुल 40 सिक्के हो जिनका योग 12.75 रुपये हो तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है, यानी 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है, तो उसके पास 50 पैसे के सिक्के की संख्या 11 है। ठीक है, अगला है ए तथा बी तमिल तथा मलयालम बोल सकते हैं, सी तथा डी अंग्रेजी तथा हिंदी बोल सकते हैं, बी तथा डी मलयालम तथा हिंदी बोल सकते हैं, ए तथा सी तमिल तथा अंग्रेजी बोलता है। तो अनुसार वो कौन से हैं जो अंग्रेजी हिंदी और मलयालम बोल सकता है, तो जो बोल सकता है वो है हमारा डी, यानी ए तथा सी तमिल अंग्रेजी बोल सकते हैं। अगला है सुनीता के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 4 गुनी है। 8 वर्ष के बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु के 3 गुनी हो जाती है। तदनुसार इस समय सुनीता की आयु कितनी है, यानी इस समय सुनीता की आयु जो है वो कितनी है, तो है 16 वर्ष।
अगला है क्वेश्चन नंबर 122 और 123। निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से वह सब चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। यानी मिस अप्रेहंस, ये शब्द जो है वो किस शब्द से जोड़कर नहीं बनाया गया है, तो ये शब्द जो है वो सेंस से जोड़कर नहीं बनाया गया। अगला है कॉन्स्टिट्यूटलाइजेशन, यानी ये सब जो है वो किस शब्द से नहीं जोड़ के बना है, तो वो शब्द जो है वो पेट्रोल। ठीक है। अगला है एक कूट भाषा में डाउनबिट को टैबनोड लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में प्रोस्पेक्ट शब्द को कैसे लिया जाएगा, तो इसी कूट भाषा में जो है उसे हम लोग। अगला है यदि सेंटिनल को 12, 31, 45, 67 और 34 यानी 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 8 लिखा जा सकता है, तो स्टेशन को उसी कूट भाषा में कैसे किस प्रकार लिखा जाएगा, तो ये शब्द जो है वो अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार जो है वो उस तरह से लिखना है। तो इस स्टेशन को उसी कूट भाषा में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो उसे हम लोग 1, 5, 4, 5, 6, 7, 3 इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अगला सवाल है यदि मिलिट्री को 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7 लिखा जा सकता है, तो लिमिट को किस कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जा सकता है, यानी लिमिट को उसी कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा, तो उसी कूट भाषा में 3, 2, 1, 2, 4 में लिखा जाए। अगला यदि 5 + 7 = 21 तथा 9 + 4 = 31 हो तो 7 + 9 कितना होगा, यानी 5 + 7 21, 9 + 31 तो 7 + 9 कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 5 + 7 = 12 होता है, ठीक है, पर यहाँ पर 21 है, यानी कि इसे पलट के लिखा है, यानी 5 + 7 = 12, यानी 12 को पलट के 21 लिखा गया। उसी तरह से 9 + 7 31, 7 + 9 कितना होगा, 7 + 9 हो जाएगा हमारा 7 + 9 = 16, यानी कि 61। ठीक है। यदि 532 + 781 = 21 तथा 862 + 910 = 21 तो 796 + 355 का मान क्या है, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर 796 + 355 का क्या मान कितना होगा, तो इसका मान जो है वो 30 होगा। अब इसका मान 30 कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं कि 832 + 781 = 21 है, ठीक है। तो इसे हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि 5 + 3 मतलब ऐसे 5 + 3 + 2, ठीक है, 5 + 3 + 2 + 7 + 8 + 1, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको लिख दिए। टोटल लिखने के बाद हमारा आ गया 26, 26 - 5 = 21, ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। अब दूसरा क्या है, 862 + 910, 862 तो 8 + 6 + 2 + 9 + 1 + 0, 9 + 1 + 0 = हमारा कितना आ गया, यहाँ पर भी टोटल जोड़ने के बाद हमारा जो है 862 + 910, इसको जोड़ने के बाद हमारा 26 - 5 किए तो आ गया हमारा 21, ठीक है, दोनों का हो गया। अब तीसरा क्या है हमारा 796 + 355, ठीक है, 700 तो यहाँ पर लिखेंगे 7 + 9 + 6, यानी 9 × 6 = 9 प्लस यहाँ पर लिखेंगे 7 + 9 + 6 + 3 + 5 + 5 + 5, यानी 5 × 5 = 10, 3 = 15, 15 × 6 = 21, 21 × 9 = 30, 30 × 7 = 37, ठीक है। 7 + 9, ठीक है, 7 + 9 तो 16, 16 + 6 = 22, 22 + 3 = 25, 25 + 10 = 35, यानी 35 - 5 = आ गया हमारा 30, ठीक है। अगला है यदि माइनस भागा का संकेत हो, प्लस गुना का और भागा माइनस का तथा गुना प्लस का संकेत, तो निम्न में से कौन सी सही है, निम्न में से कौन सी जो है वो सही है, तो निम्न में से जो सही है वो है 10। इस तरह से हम लोग इसे दर्शाएंगे 10 + 5 - 5 भागा 5 गुना 5 = 10, ठीक है। अगला है यदि डिप्लोमेट शब्द को
FKRNQOVC लिखा जाए तो यहाँ पर बोल रहा है कि यदि डिप्लोमेट शब्द को इस FKRNQC भी लिखा जाए तो एम्बेरसडोर को किस प्रकार लिखा जा सकता है? तो इसे जो है वो लिखा जाएगा CODCUUFQT, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 131 और 132 में निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो लुप्त संख्या है, तो मैंने इससे जुड़े बहुत सारे सवालों को बताया, तो यहाँ पर आप लोग लुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पर 3 होगा। अब 3 कैसे होगा? तो अब मैं बताई हूँ कि कैसे लुप्त संख्या को ज्ञात करना, तो आप लोग इसे खुद से कीजिएगा। 6 यहाँ पर भी लुप्त संख्या को ही ज्ञात करना है, तो जो यहाँ पर लुप्त संख्या होगा वो होगा 72। ठीक है। अगला है प्रेम, राकेश, रोशन, संजय, तनुज, उदित एक वृत्त में उसके केंद्र की ओर देखते हुए समान दूरी पर बैठे हैं। उनमें रोशन प्रेम के दाएं तीसरे स्थान पर, राकेश तनुज के बाएं तीसरे स्थान पर, उदित प्रेम तथा तनुज के बीच में और संजय उदित के बाएं तथा दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो तनुज के सामने कौन है? यानी तनुज के सामने कौन है? तो तनुज के सामने राकेश है। अगला है वृंदा एक नियत बिंदु से उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर जाती है। इसके बाद वह दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर जाती है। इसके बाद पुनः दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर, तदनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर किस दिशा में पहुंच जाती है? तो वो जो है वो 30 किलोमीटर पूर्व की दिशा में पहुंच जा। अगला है क्वेश्चन नंबर 135 और 36। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 2 कथनों के आगे 2-3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आप समान ज्ञात तथ्यों के अंतर होने पर कथनों की पड़ताल सत्य समझकर करें और तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा यदि कोई दिए गए कथनों से निकलता है। यानी यहाँ पर कथन है, जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपनी समस्याओं का समाधान कर लेना चाहिए, ना कि उससे बचना चाहिए। यदि समस्याएं ना हो तो जीवन उबाऊ हो जाएगा और समस्याओं से बचने के लिए आपके पास उसके समाधान तैयार रहने चाहिए। ये हमारा निष्कर्ष है। अब इसमें से जो सही निकलेगा, इसका जो सही निष्कर्ष होगा वो होगा हमारा, ना कि निष्कर्ष 1 ही निकलता है और ना ही 2 ही निकलता है। अगला है कथन, सभी खिलाड़ी अच्छे डील डॉल वाले होते हैं, कुछ नौकरी पेशा खिलाड़ी। और निष्कर्ष, सभी नौकरी पेशा अच्छे डील डॉल वाले होते हैं और कुछ अच्छे डील डॉल वाले व्यक्ति खिलाड़ी नहीं होते हैं। यह है निष्कर्ष। अब इसमें से हमें सही को चुनना है, तो इसमें होगा कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता। यानी यहाँ पर जो निष्कर्ष है कि सभी नौकरी पेशा अच्छे डील डॉल वाले होते हैं और कुछ अच्छे डील डॉल वाले व्यक्ति जो हैं वो खिलाड़ी नहीं होते, तो दोनों ही ये निष्कर्ष नहीं निकलता है। अगला है दिए गए पैटर्न को ध्यान से पढ़ें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है उसे, यानी पहला है 17, 15, 49। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि 17 गुना 2 प्लस 15। ठीक है। 17 गुना 2 प्लस 15 इक्वल टू 34 प्लस 15 इक्वल टू 49 हो गया हमारा पहला कॉलम। अब दूसरा कॉलम है 41, 24, 106। यानी 41, 24, यहाँ पर 41 गुना 2। ठीक है। 41 गुना 2 प्लस 24। ठीक है। 41 गुना 2 प्लस 24 इक्वल टू 82 प्लस 24 इक्वल टू 106 हो गया। अब यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ हमें ज्ञात करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह गुना 2 प्लस 29 इक्वल टू 85। ठीक है। इक्वल टू 85। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह इक्वल टू 85 माइनस 29/2 यानी कि 56/2। 56/2 को कट करेंगे 28, यहाँ पर 28 होगा। ठीक है। अगला, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद है? तो दी गई आकृति में 25 त्रिभुज मौजूद है। अगला 4 शब्द में दिए गए जिनमें से 3 अर्थ के समान है और एक भिन्न है। भिन्न शब्द का चयन, शांत, अंताकित, भयभीते और आशंकित। ठीक है। 4 है। अब इसमें से जो भिन्न है उससे, तो इसमें जो है भयभीत। ठीक है। यहाँ पर जो है वो भिन्न को चुनना है कि भिन्न क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भिन्न जो है वो हमारा है, जो भिन्न शब्द है वो हमारा है शांत। शांत जो है वो भिन्न, यानी
आतंकित, भयभीत, आशंकित किसी न किसी रूप में समान है, क्योंकि इन तीनों शब्दों में मन में डर या व्याकुलता प्रकट हो रही है, लेकिन शब्द शांत इन तीनों में अलग है। अगला, एक नियत कूट भाषा में कोल टिप मोट का मतलब है सिंगिंग इज अप्रेसिबल, मोट बैज मीन का मतलब है डांसिंग इज गुड, टिप नॉप बैज का मतलब है सिंगिंग एंड डांसिंग। निम्नलिखित में से कुट भाषा में किसका पर्याय गुड होता है? तो इसका जो है वो होगा मीन से, ठीक है। अगला है वह कौन सा अंक है जो संख्या 4 के सामने वाले फलक पर आएगा? तो जो संख्या वो आएगा 3। अगला है दिए गए पैटर्न को ध्यान से पढ़े और उस संख्या का चयन करें जो इसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी वो होगा 25, ठीक है। अब 25 कैसे आएगा इसे आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। जैसे कि मैं बार बार बोलते आ रही हूँ कि मैंने इससे जुड़े बहुत सारे सवालों को सॉल्व करके मैं अपने वीडियो में बताई हूँ। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है मेरा मॉडल सेट 1 से 13 तक के वीडियो, जल्दी मेरे चैनल पे जाएं और जा करके देखें। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? तो जो इसे पूरा करेगी वो होगा हमारा ये आकृति, ठीक है। अगला है उस विकल्प को चुने जो तीसरे शब्द उसी प्रकार समझे जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से, यानी पेंटर ब्रश लेखक। जिस तरह से ब्रश से पेंटर किसी दीवार को पेंट कर देता है, यानी कि जिस प्रकार पेंटर ब्रश की सहायता से किसी चीज़ों को पेंट करता है, उसी प्रकार लेखक कलम की सहायता से किसी भी किताब की कहानी को क्या लिख सकता है। यानी लेखक क्या है, कलम की सहायता से क्या कर सकता है, कोई भी कहानी किताब लिख सकता है। किसी कुट भाषा में 123 का अर्थ है गुड टू टेस्ट, 456 का अर्थ है सी यू सून, 889 का अर्थ है बी राइट बैक। तो भाषा में निम्नलिखित में कौन सी संख्या का अर्थ बी है? यानी कौन सी भाषा में यहाँ पर संख्या बी है? तो यह है 7, ठीक है। अगला यदि ए 1 के बराबर, यानी ए जो है वो पहले स्थान पे आता है, ए 19 के बराबर, तो जी 7 के बराबर है, तो मैसेज को कैसे लिखेंगे? यानी मैसेज को जो है वो अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार लिखेंगे। तो मैसेज को मैं बता दूं कि कैसे लिखेंगे, तो उसे हम 13 11 9 1 9 1 7 5 में लिखेंगे। अगला वह विकल्प चुने जो निम्नलिखित सारणी अव्ययु के प्रश्नवाचक चिन्ह स्थान पर आ सकती है। तो आएगी हमारी 43, ठीक है। उस अक्षर अंक के समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगी। यानी यहाँ पर जो है और जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्थापित करेगी वो हमारा होगा J1OU21, ठीक है। P Q से लंबा है और R S से लंबा है। यदि S Q से लंबा है परंतु P से छोटा है, तो P R से छोटा है, तो कौन सबसे लंबा है? तो इसमें जो सबसे लंबा है वो हमारा है R, यानी P Q से लंबा है, R S से लंबा है, S Q से लंबा है, P से छोटा है, P R से छोटा है। तो यहाँ पर R क्या है, वो सबसे लंबा है। अगला है उस आकृति का चयन कर जो निम्न आकृति श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो वो जो है ये। वीडियो के अंत में मैं बोलना चाहूँगी कि मुझसे अगर किसी शब्द के सही उच्चारण करने में या किसी सवाल को मैं अच्छे से नहीं समझा पाई, मुझसे कोई गलती हो गया है, आप लोग मुझे माफ़ करें। और हाँ, आप लोग ज़रूर मेरे वीडियो को देखें, स्किप ना करें। इससे जो है वो हम लोग हर दिन एक नए शब्दों को जानेंगे, सीखेंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर देखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।